जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? किधर यार, ये बच्चे सारे किधर रह गए? इनके साथ क्या होता जा रहा, मेरे तो समझ से बाहर है। माशाल्लाह तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। ये आज कितने अभी तक? सिर्फ सर आपने जो लिंक सेंड किया था ना, उसके ऊपर 10 o'clock का आज टाइम था, तो मेरे ख्याल से सब लोग सुबह से वेट करके फिर चले गए होंगे शायद। 10 o'clock का। यार सुबह तुम करो ना, या वापस ग्रुप में मैसेज करो ना, बोलो सर वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है? सब आप सुनाएं, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सर, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा बच्चों, फिर कल आप में से किसी ने कोशिश की थी कि मैंने जो वी वर डिस्कसिंग द ऑब्वियस रीजंस कि पाकिस्तान किस तरह दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, तो कुछ आप लोगों ने रिसर्च की कि वो जो बातें मैंने कही थी और उसके अलावा क्या रीजंस थी? किसी ने कुछ देखा जियोग्राफिकली क्या इशूज थे, और क्या उस वक्त का पॉलिटिकल टर्मोइल क्या था? कुछ आप लोगों ने डिस्कस किया बच्चों? देखा आप लोगों ने, कुछ सर्च किया है? अच्छा, आज हम सिविल सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान को कर ले हम डिस्कस, क्यों बच्चों? जी सर, ठीक सर है। सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, सिविल सर्विसेज ऑफ यूके को मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो मतलब उसका भी कोई आपके साथ लेना देना नहीं है बच्चों। तो आप लोग सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान की हायरार्की कोई समझ लो, तो फिलहाल वही बहुत होगा। अच्छा जी। 2 मिनट मैं कह रहा हूँ बच्चों को देखने, अगर बच्चे आ जाए तो। अच्छा, सिविल सर्विसेज के बारे में जब हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने उस वक्त भी आप लोगों को कुछ उस बारे में बताया था कि सिविल सर्विसेज में किस तरीके से इनकी हायरार्की होती है। ये एक मुल्क को चलाने के लिए जो है ना, सिविल सर्विसेज का क्या रोल है और ये किस हद तक चलाते हैं सिविल सर्विसेज। सर। वालेकुम अस्सलाम। सिविल सर्विसेज जो हैं वो इस तरह होती हैं कि सबसे पहले तो अगर आप इसमें देखें कि एक प्रोविंशियल लेवल पे होती हैं और एक फेडरल लेवल पे होती हैं। तो जब आप किसी फेडरल डिपार्टमेंट को देख रहे होते हो, तो आपने अक्सर सुना होगा, वो टीवी में भी न्यूज़ आ रही होती है, या कि जी फलाने ब्यूरोक्रेट की जो सर्विसेज है ना, वो फलाने सूबे को दे दी। ऐसा ही है कि फलाना ब्यूरोक्रेट है 20वें स्केल का, 21वें स्केल का, उसकी सर्विसेज बलूचिस्तान को दे दी। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के तहत ये एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो फेडरल बोर्ड करता है, जिसको एफपीएससी कहते हैं, ठीक है। जब ये रिक्रूट होते हैं तो एसीज होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो रेवेन्यू के हों, चाहे वो एसी जनरल्स हों,
ठीक है। जो एसी जनरल होंगे उनका काम होगा ये छापे वगैरह मारना। आपने देखा होगा कि अक्सर एसी यूपीस फिर रहे होते हैं, ये दुकानें बंद करवा रहे होते हैं, ठीक है, पेट्रोल पंप पे जाके उनका मतलब जो इख्तियारों के लिहाज से अगर एंड तक जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो डीसी होता है, ठीक है। और दूसरे पुलिसिंग से रिलेटेड जो मामलात होते हैं उसमें सबसे ताकतवर जो होता है वो पुलिस होती है, क्योंकि पुलिस के कामों में ये चीज़ होती है कि उसने डीपीओ साहब जो होते हैं उन्होंने अब तो डीपीओ चेंज हो गया, एसएसपी हो गया हुआ है, लेकिन जो एसएसपी साहब जो होते हैं ना उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने सिर्फ क्राइम को देखना होता है। हालांकि इनका और अक्सर डीसी का जो स्केल होता है वो एक बराबर होता है, लेकिन इन लोगों को चूंकि जो डीसी साहब होते हैं उनके ज़िम्मे शहर के तमाम पार्क्स, शहर के तमाम हॉस्पिटल्स, शहर के तमाम होटल्स, ठीक है, रेस्टोरेंट्स, ठीक है, मतलब डीसी के अंडर पता नहीं क्या क्या से लेकर क्या तक आता है, इतनी मतलब उसकी अथॉरिटी होती है। तो जो आपके डीपीओ साहिबान होते हैं उनके पास सिर्फ अथॉरिटी होती है, उन्हें शहर का जो क्रिमिनल जो है ना उसको चेक करना होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो ये एसीज होते हैं, ये डीसीज होते हैं, ये मंडियाँ भी लगवा रहे होते हैं, ठीक है, मेक श्योर कर सर रहे होते हैं कि सर जी जी। सर इतनी अथॉरिटी मिल जाती है बंदे को, तो सर लेकिन फिर निजाम तो फिर ठीक नहीं ना होता अक्सर। यार निज़ाम हमने और आपने ठीक करना है। आप और हम देख लो, हम अपनी आम जिंदगी में कॉल ऑफ फेल में हम आम लोग कितने ठीक हैं। निज़ाम पता क्या, वो कहावत आपने सुनी होगी, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसी अवाम होती है उनके ऊपर वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो निज़ाम ठीक करने के लिए यार जो है ना ये कलेक्टिव एफर्ट इसके लिए चाहिए होती है, ये इंडिविजुअल एक्ट से ठीक नहीं हो सकता। निज़ाम निज़ाम को ठीक करना तो भैया आपको कलेक्टिवली आगे सबको आना पड़ता है। खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हर लेवल पे जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी जो होती है, वो ब्यूरोक्रेट सेलेक्ट होता है, वो एसी पहले नंबर पे होता है, मतलब इसके ग्रुप्स होते हैं सीएसएस के, मतलब इसमें पुलिस होता है, फॉरेन सर्विसेज होता है, डीएमजी था वो चेंज करके इन्होंने पास कर दिया हुआ है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया हुआ है, ठीक है। वो तकरीबन 8 या 9 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें रेलवे भी होता है, पोस्टल ग्रुप भी होता है, पाकिस्तान मिलिट्री लैंड भी होता है, और तकरीबन मतलब 7-8 के करीब ग्रुप्स होते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हों। और उसमें ये फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, ठीक है, जो ये आपके एजी वगैरह होते हैं, अकाउंटेंट जनरल वगैरह आगे जाके जल के जो बनते हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो दौड़ होती है, सबसे पहले जो 20 या 25 या 30 जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो बच्चे सी एस टॉप करते हैं, उनको उनकी मर्जी का डिपार्टमेंट दिया जाता है। मतलब पहले 20 या 25 लोग जो होंगे वो एलोकेशन जो है उनकी, अगर कोई चाहता है कि मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चला जाऊँ, जो कि आगे जाकर फिर एसी और डीसी बनते हैं, ठीक है, तो उनको उसमें भेज दिया जाएगा। अगर कोई कहेगा जी नहीं मैंने पुलिस में जाना, तो उसको पुलिस में दे दिया जाएगा। सीट्स भी मैटर करती हैं, कई दफ़ा पुलिस में काफ़ी सीट्स होती हैं, कई दफ़ा इनकी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो सबसे मतलब किसी दौर में पुलिस का रुझान ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो पुलिस में जाना पसंद करते हैं, और किसी दौर में जो है वो इसका रुझान ज़्यादा हो जाता है। बीच में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जिसमें फॉरेन सर्विसेज का रुझान हो गया था, लेकिन जो पुलिस हो गया और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, इनका रुझान जो है ना वो, क्योंकि ये दो वाहद ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आते ही बंदे के पास बेइंतहा अथॉरिटी आ जाती है। लाइक जो एसी साहब होते हैं जब वो आते हैं तो मतलब सर जो जो टॉप पे होते हैं 20 लोग, वो अपनी मर्जी से जिस फील्ड में जाना चाहें। जो टॉप 30-40 होते हैं उनको उनकी मर्जी पूछी जाती है, बाकी लोगों का फिर सीट्स के हिसाब से और उनके मार्क्स के हिसाब से एलोकेट किया जाता है। मतलब जिसके सबसे कम नंबर होते हैं अमूमन वो सबसे एंड में आता है, उसको पोस्टल ग्रुप दिया जाता है या रेलवेज दिया जाता है, वो सबसे नीचे वाले जो होते हैं ना। लेकिन होते जो नीचे वाले भी वो भी इतने माठे नहीं रहते, ये भी कल को आगे जाके जिस भी जगह पे इन्होंने जाना है, इन्होंने जाकर असिस्टेंट डायरेक्टर लगना है, ठीक है, वहाँ पे वक्त के साथ साथ इनकी प्रमोशन इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, तो ये चलते 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 कल को सेक्रेटरी बन जाते हैं, फिर कोई एडिशनल होम सेक्रेटरी बन जाता है, फिर बाद में ये सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये इधर उधर हर जिस डिपार्टमेंट में भी जाएंगे उसके जाकर ये हेड ही लगेंगे। मतलब जो ब्यूरोक्रेट होता है अगर वो सही तरीके से चले ना,
तो एट द एंड ऑफ द डे उसने किसी ना किसी डिपार्टमेंट को जो है ना, हर ब्यूरोक्रेट की तकरीबन बारी आ जाती है, उसने किसी ना किसी डिपार्टमेंट को जाके हेड करना होता है। डिपार्टमेंट को हेड करेगा या फिर पूरे के पूरे प्रोविंशियल को हेड करेगा, पूरे प्रोविंस को हेड करेगा, ये मौका मिल जाता है। तो ये जो दौड़ है ना इनकी, ये इनकी चलती रहती है सर अभी। सर ये सर ये जो नैब का जो चेयरमैन है, तो ये भी ब्यूरोक्रेट्स में आता है? नैब का चेयरमैन तो रिटायर्ड जज तो है सर वो कोई। हाँ जी सर, नैब वो की रिक्रूटमेंट ना, सर वो नैब फेडरल इदारा, लेकिन इसकी रिक्रूटमेंट जो है ना वो इसके थ्रू नहीं होती। इसकी इसकी रिक्रूटमेंट सीएसएस के थ्रू नहीं होती, इसकी फेडरल सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। मतलब ये फेडरल एफपीएससी ही लेता है सीएसएस का एग्ज़ाम, और एफपीएससी ही लेता है इसका नैब के लिए एग्ज़ाम जो होता है ना। तो इसकी जो रिक्रूटमेंट है ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते ये। हाँ, आगे चल के इसके अंदर कोई डेपुटेशन पे कोई ब्यूरोक्रेट आ जाए डायरेक्टर लेवल पे, वो रहता बात है। जिस तरह हम बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि एफआईए में चले जाते हैं, एंटी करप्शन में चले जाते हैं, डेपुटेशन पे आ जाते हैं, लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है कि जो इस तरह की जो सीट्स होती है ना उसमें डायरेक्ट इसके थ्रू नहीं ले रहे। वो मैंने कुछ आपको ग्रुप बता दिए सर, उसमें सीएसएस के थ्रू लोग आएंगे। उसके अलावा जो लोग हैं ना वो दूसरे इम्तिहानों के थ्रू आएंगे, 100 मार्क्स पेपर के तहत या एनटीएस के थ्रू या प्रोविंशियल सर्विसेज के थ्रू। मतलब आप लोग थोड़ा सा आगे में चोर हो गए ना, तो आपको पता लगेगा जी कुछ पीपीएससी सर भी होता है, कुछ सर ये एफपीएससी जो भी होता है। हाँ जी सर, इंशाल्लाह सर। लेकिन सर थोड़ा सा डिफरेंट बता दें कि ब्यूरोक्रेट्स में और टेक्नोक्रेट्स में सर डिफरेंट क्या होता यार ब्यूरोक्रेसी टोटली कोई और टर्म है, और टेक्नोक्रेसी जो होती है ना वो बिल्कुल ही कोई और टर्म है। ब्यूरोक्रेसी का तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना कि इसका रिक्रूटमेंट का एक तरीका होता है, इनके एग्जाम्स होते हैं, उसके तहत मैंने आपको बताया कि ये लोग जो होते हैं इसमें यार टेक्नोक्रेसी जो है ना, ये पार्लियामेंट के अंदर इनकी एक क्लास होती है, ठीक है। ये मतलब अगर इनको टेक्निकली देखा जाए, जो हमने सेनेट के अंदर पढ़ा हुआ है, इनकी अमूमन अगर वैसे इनको देखा जाए तो इनकी कोई ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होती है। मतलब जिस पोर्टफोलियो की या जिस वजारत को उन्होंने देखना हो या किसी चीज़ को देखना हो ना, तो कुछ ये लोग ऐसे रखते हैं कि जिनकी टेक्निकल बैकग्राउंड हो। मतलब कोई बंदा ऐसा ही ये लोग रखें जिसका पीछे से बैकग्राउंड भी हो। अब मजहबी अमूर पर कोई रखेंगे तो उसके पास मजहबी अमूर की डिग्री भी होना ज़रूरी है ना, उसके पास ज़रूरी है कि उसको वो वजीरा, अभी तो जो मर्जी हो रहा है, लेकिन अमूमन टेक्नोक्रेट का ये काम होता है, ये होते हैं इसमें पार्लियामेंट में, ठीक है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे हैं ना, ये इंटायरली डिफरेंट होते हैं। ये पूरी इनकी हायरार्की होती है, नीचे से ऊपर तक ये आहिस्ता आहिस्ता फैले होते हैं। निचले लेवल पे अमूमन जिनके साथ आप लोगों की ज़्यादातर डीलिंग होती है वो प्रोविंशियल सर्विसेज के लोग रिक्रूटेड होते हैं। मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो ब्यूरोक्रेसी है इसके ये 7-8 डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ लोग आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर डिपार्टमेंट को, अब पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, आप एक सबसे छोटी बात है, वकील आप लोगों ने बनना है। आप लोग किसी थाने में जाते हो, वहाँ पे जो एएसआई होगा, जो सब इंस्पेक्टर होगा, जो सब इंस्पेक्टर 3 फूलों वाला एसएचओ जो होगा, ठीक है। एसएचओ वैसे 2 फूलों वाला भी हो सकता है। सब इंस्पेक्टर का अगर अच्छा रिकॉर्ड हो या उसके पास अच्छी तगड़ी सिफारिश हो तो वो एसएचओ भी लग सकता है, ठीक है। इसके बाद डीएसपी, ये सारे डीएसपी तक जो पंजाब पुलिस में है ना सीटें, ये सब की सब पीपीएससी के थ्रू आती हैं, ठीक है, प्रोविंशियल सर्विसेज के तहत। मतलब आप सब इंस्पेक्टर तक आती हैं। सब इंस्पेक्टर के बाद आपने 10-15 साल लगा के प्रमोट होकर आपने इंस्पेक्टर होना है, फिर आपने 10-15 साल लगा के आपने डीएसपी होना है। नीचे वाले जो लेवल है ना, क्योंकि ऊपर हर साल ही इतने ज़्यादा एएसपी आ जाते हैं कि उनको बेचारों को, इंस्पेक्टरों को डीएसपी प्रमोट होने का मौका ही नहीं मिलता। इससे बड़ा वो मसला बनता है, इसलिए लोग कहते हैं कि जी सीएसएस करना चाहिए। अगर आपने सारी ज़िंदगी छोटे लेवल पे रहना है तो आप पीपीएससी कर लें, आपका एक लेवल रहेगा, आप डीएसपी तक चले जाओगे। बहुत अगर जल्दी कम उम्र में 21-22 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर आ जाते हो तो शायद आपका कुछ चांस मान जाए कि आप
एसपी तक चले जाओ। लेकिन अब जो हालात हैं, इतना टैलेंट है, मैं देखता हूँ कि मेरे मतलब हम लोगों के बैच के कितने दोस्त हैं जो 2012 में 13 में उस तब के सब इंस्पेक्टर लगे हैं, तो वो बेचारे अब तक सब इंस्पेक्टर ही हैं। कुछ तो ऐसे भी हो गए हैं जो माशाल्लाह अभी तक जिनका एसएचओशिप का नंबर नहीं आया। तो ये इसमें क्या चीज़ होती है कि आप जब किसी थाने में जाओ तो ये सारी जो क्लास होती है ना, सब इंस्पेक्टर तक एएसआई का एग्ज़ाम पीपीएससी के थ्रू होता है, सब इंस्पेक्टर का पीपीएससी के थ्रू होता है, कुछ इसमें रिक्रूटीज भी होते हैं, लेकिन हर साल ये वाली सीटें आती रहती हैं एएसआई की, सब इंस्पेक्टर की और डीएसपी की जो है ना वो नहीं आती। उसके लिए फिर सीएसएस का एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू जो डायरेक्ट एएसपी जाते हैं ना वो होते हैं। तो अमूमन डीएसपी आपको जो भी नज़र आएगा वो हमेशा रैंकर ही होगा, वो नीचे से इंस्पेक्टर से डायरेक्ट ऊपर आया होगा, ठीक है। इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी हुआ होगा। तो इसी तरह जब आप अपना किसी इंतजामी दफ्तर में जाते हैं, इसमें एसीज भी दो तरह के आते हैं। एक एसी साहब होते हैं जो कि जनरल होते हैं, ठीक है। एक एसी साहब होते हैं जो रेवेन्यू के होते हैं, वो एफपीआर के थ्रू आते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आप जाएंगे तो आज डीसी साहब हो गए, ये सारे ब्यूरोक्रेसी के तहत आए होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का बेसिकली काम आपको मैंने बताया कि ये हर डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होते हैं और वर्ल्ड वाइड ये कंट्री चला रहे होते हैं। जो प्रोविंशियल सर्विसेज का मुलाजिम होता है, उसकी जो सर्विसेज होती हैं वो उसकी प्रोविंस के अंदर ही रहती हैं, उसको बाहर नहीं भेजा जा सकता। मतलब जो बंदा पीपीएससी के थ्रू रिक्रूट किया गया है, प्रोविंशियल सर्विसेज के थ्रू जो बंदा एग्ज़ाम दे के आया है, तो वो बंदा कभी भी सिंध में या बलोचिस्तान में उसको खैबर पख्तूनख्वा में नहीं भेजेंगे, उसको हमेशा पंजाब के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो एक ब्यूरोक्रेट होता है, ठीक है, ये पाकिस्तान के ऑल ओवर द पाकिस्तान उसकी सर्विंग होती है। मतलब वो एक लिमिट तक उसके बलोचिस्तान में पहले अब एक रूल है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट होगा ना, उसने कुछ साल बलोचिस्तान के अंदर लाजमी लगाने, 3 साल है या 5 साल है मुझे नहीं इसका पता। लेकिन बलोचिस्तान के हालात को ठीक करने के लिए इन्होंने एक रूल इन्होंने बना दिया है कि जो भी ब्यूरोक्रेट होगा किसी भी लेवल का होगा, ठीक है, अगर उसका डिपार्टमेंट वहाँ पर है तो उसने जाना होगा। इसलिए बड़े पंजाब के कुछ अफसर जो है ना वो बलोचिस्तान के अंदर सर्व कर रहे होते हैं। हाँ, ये सही ब्यूरोक्रेसी। तो जी जी। सही जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं ब्यूरोक्रेट्स में से, इनके बारे में प्लीज थोड़ी सी डिटेल दीजिएगा। यार ये भी एग्ज़ाम सीएसएस का पास करते हैं, और ये जो पहले हाँ, जैसे टॉप टॉप 50 जो होते हैं ना, स्टडी टॉप होता है। टॉप 50 जो होते हैं, टॉप 50 में से ये लोग होते हैं। और अमूमन जो है ना वुमेन का कोटा अलहदा होता है, लड़कियों की एलोकेशन जो है ना वो अक्सर अच्छे डिपार्टमेंट्स में हो जाती है। मतलब लड़के जो है वो पंजाब का जो लड़का होगा ना, वो अगर बहुत तगड़ा और बहुत लाइक होगा ना, वो अगर आप कह लो कि बहुत लकी लाइक और उसके अंदर सब होंगे, तब जाके वो फॉरेन सर्विसेज या इसमें जाएगा जो पाकिस्तान का पंजाब का लड़का होगा। उसके बदले बलूचिस्तान का लड़का अगर नीचे वाले नंबर पे भी है, काफ़ी डाउन है, तो उनको थोड़ा कोटा सिस्टम है, उनकी सीट्स लाजमी उनको देनी होती हैं। तो मतलब वो हो सकता है कि अगर वो बहुत नीचे वाले नंबरों पे भी हो ना उसके तो उसको हो सकता है वो दे दें डिपार्टमेंट, पुलिस का दे दें, फॉरेन सर्विसेज का दे दें। लड़कियों का भी यही है, लड़कियों का भी आसानी होती है, उनकी भी सीट्स होती हैं। मतलब आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि उनको उस लिहाज से कम्पीट नहीं करना पड़ता। तो जो फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान है, इसमें क्या होता है कि ये भी सीएसएस के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर इनको फॉरेन मिनिस्ट्री लगाया जाता है, फिर यही लोग आगे चल के जो है ना फॉरेन डेलीगेशन वगैरह बनते हैं, डिप्लोमेट्स बनते हैं, चार्ज द अफेयर्स बनते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता तो ये तो नहीं होता कि पुलिस में जिस तरह होता है कि बंदा एएसपी ला के आया है, उसको ट्रेनिंग दे के सिविल सर्विसेज में वो 6 महीने के लिए उसको एएसपी यूटी लगा देते हैं, कि उसके बाद 2-3 थाने उसके अंडर होते हैं। मतलब को जैसे ही वो प्रमोट होता है और एएसपी वो रिक्रूट होता है और वो आता है अपनी सर्विस पूरी करता है, तो उसके बाद साथ ही उसके पास गाड़ियाँ, गनमैन शनमैन पूरा प्रोटोकॉल। एसी साहब के साथ भी ऐसे ही होता है, एसी साहब यूटी शिप कर रहे होते हैं, तो एक बंदा छतरी लेके उनके पीछे पीछे फिर रहा होता है। तो जो ये असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह फॉरेन सर्विसेज वाला हो गए, इनका वक्त के थोड़ा सा बाद थोड़ा सा अरूज आता है। ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें पहले दिन से ये अरूज आ जाता है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपनी जो चमक है ना, तो ये फॉरेन सर्विसेज वाले जो होते हैं ये अमूमन असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेन सर्विसेज लगते हैं जाके। मेरा भी करंटली एक दोस्त अभी लगा हुआ है, तो मुझे भी पिछले दिनों उसका फोन रब्ता हुआ था, तो मुझे बता रहा था कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ ना अपना किसी उसके लिए। तो ये लोग ही फिर आगे से
यूएन के साथ और इस तरह इंटरनेशनल इदारों के साथ इनकी लिंकेज भी हो जाती है, ठीक है। दो इदारों की ज़्यादातर होती है, एक हमारी FIA की होती है जो इनका डिपार्टमेंट होता है इंटरपोल का, ठीक है, या फिर ये फॉरेन सर्विसेज वाले होते हैं। इनके लेवल्स होते हैं, मतलब पहले नंबर का डिप्लोमेट, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का। वक्त के साथ साथ जो है मतलब एक तो जो फुल एम्बेसडर जो होता है, ठीक है ना, डिप्लोमेट्स तो हो सकते हैं लेकिन जो एम्बेसडर होता है वो फिर इनकी सब सबसे अच्छी स्टेज होती है। सर इनका काम क्या होता है, मतलब सिर्फ रिलेशंस के, मतलब उसके रिलेटेड इनका काम होता है और भी कुछ होते हैं इंटरनेशनल फॉरेन ऑफिसर्स का? इनका काम बहुत होता है, इनका प्रोटोकॉल बहुत होता है। कभी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को आप पढ़ना, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को आप पढ़ोगे तो आप पढ़ के हैरान रह जाओगे कि जो जो डिप्लोमेट होता है ना, वो कुछ भी किसी भी मुल्क में जाके करे उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी किसी भी हाल में। अब कुछ ये न्यू रूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी मुल्क में जाएगा डिप्लोमेट, वो वहाँ बंदा होता है कि वो किसी भी मुल्क में जाएगा, उसके ऊपर उस मुल्क का कोई रूल, कोई लॉ जो है, कोई सिविल, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है ना, वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। जिसने करना है वो कैबी टेम्पटर वाला रूल है, वो अपनी जिम्मेदारी पे उसके साथ करना है, वो किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी का मुकदमा ना चल जाए, वो कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए कैसे। क्योंकि सिर्फ डिप्लोमेट का आप एक हल कर सकते हो, उसका पर्सोना नो ग्राटा आप उसको कह सकते हो। उस पानी में मिला दो, पर्सन नॉन ग्राटा इसकी एक टर्म होती है जिसमें वो एक कंट्री दूसरी कंट्री के बारे में के एम्बेसडर के बारे में कह देती है कि जी ये बंदा ठीक नहीं है, ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, तो ये बंदा आप यहाँ से वापस ले जाए, बस दैट्स इट। तो इसकी एक मुल्क का दूसरे मुल्क के अंदर जो सफ़ीर होता है, जो एक मुल्क के मैटर दूसरे मुल्क तक पहुँचाता है, ठीक है। इनकी पाकिस्तान के अंदर अगर रहें तो भी दुनिया में आपको पता है कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तकरीबन तकरीबन अगर वैसे देखा जाए, मतलब बाद लोग 203 कंट्रीज कहते हैं, बाद लोग 195 कहते हैं, बाद लोग 193 कहते हैं। तो जितनी भी मतलब कंट्रीज हैं, अगर आप उनको देखो तो ये हर मुल्क के अंदर इनकी सर्विसेज चाहिए होती हैं। इन्होंने सबसे पहली बात है कि जो इनकी कंट्री के लोग होते हैं, इन्होंने उनको सहूलत देनी होती है कि उनके साथ कोई मसला मसाइल हो जाए तो इन्होंने उनके साथ करनी होती है। दूसरे नंबर पे क्या होती है कि इन्होंने दो कंट्रीज के दरमियान राब्ता रखवाना होता है। ये तो एक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक आ गया, ये तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, यूएन में जाते हैं, नेटो का कोई इजलास हो जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई इजलास हो जाए, ठीक है, ये सब लोग उसमें जाते हैं। और मतलब कि ये वो सिपाही हैं जो मुल्क से बाहर रह के लड़ रहे होते हैं। और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में कभी आप लोग पढ़ना तो आप लोग, मेरे ख्याल में आप लोग शायद चक्कर खा के बेहोश ही हो जाओ कि ये वो लोग होते हैं कि जो किसी दूसरे मुल्क के अंदर फिर रहे होते हैं और इनके ऊपर कोई लॉ, बहुत बियॉन्ड द लॉ, जो अगर आप किसी को कहो ना कि जो लॉ से भी ऊपर होता है, वो डिप्लोमेट होता है। जो एक मुल्क में अमेरिकन डिप्लोमेट अगर सपोज पाकिस्तान में है तो वो कहीं भी जा सकता है, पाकिस्तानी डिप्लोमेट है तो वो कहीं भी जा सकता है, देयर इज नो वन टू स्टॉप हिम। तो फॉरेन सर्विसेज के तो काम जो है वो तो एक नहीं बड़े काम है। इनके अपने होम के अंदर क्या प्रिविलेजेस होते हैं? अपने होम के अंदर क्या प्रिविलेजेस, मतलब क्या अपनी कंट्री के अंदर क्या प्रिविलेजेस होते हैं? यस सर। प्रिविलेजेस इन व्हाट सेंस? सर ये प्रोटोकॉल वगैरह। प्रोटोकॉल पूरा होता है, गाड़ी वाड़ी मिली होती है इनको, साथ में इनकी जो नंबर प्लेट्स होती हैं, वो इनके पासपोर्ट्स जो हैं वो दूसरे कलर के होते हैं, सबसे बड़ी बात है। मतलब बाकी सारे लोगों के ग्रीन होते हैं, इन लोगों के मेरे ख्याल में ब्लू या रेड होते हैं। गाड़ियों के ऊपर इनकी जो नंबर प्लेट्स हैं वो इनकी डिफरेंट होती हैं, मतलब इनकी जो नंबर प्लेट्स होती हैं वो वैसी, पासपोर्ट और इनकी गाड़ियों की नंबर प्लेट ही डिफरेंट होती है, कि उसका मतलब होता है कि इनको कुछ नहीं कहना। बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो इनको रोक एक दफ़ा कंफर्म कर लो कि गाड़ी के अंदर वही बंदा बैठा है। मतलब अमूमन मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं आ रहा इनका रेड पासपोर्ट होता है या ब्लू पासपोर्ट होता है, ये मुझे नहीं याद, और गाड़ी की नंबर प्लेट भी रेड होती है, ठीक है। तो उसका रेड या ब्लू होती है, तो उसमें ये होता है कि पूरी इनकी इम्यूनिटी होती है, इनको इतनी इम्यूनिटी होती है कि इनका लगेज तक चेक नहीं होता। जब ये किसी मुल्क में जा रहे हैं ना, एक डिप्लोमेट जा रहा है, ये इंटरनेशनल लॉज हैं, इंटरनेशनल रूल्स हैं कि ये किसी मुल्क में जा रहे हैं या किसी मुल्क से आ रहे हैं, तो एक डिप्लोमेट जो है उसका ब्यूरो, उसका बैग जो पर्सनल बैगेज जो है ना, वो कभी भी चेक नहीं होगा।
और उसके साथ साथ उसके बीवी बच्चे, इवन का उसका जो मुलाजम है ना उसके ऊपर भी उसको पूरी पूरी उस मुल्क के लॉ के ऊपर इम्यूनिटी होगी। कैसी बात है? सर ये जो एसी और जो डीसी होते हैं, अगर ये अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं तो इनके खिलाफ एक्शन कौन सा डिपार्टमेंट ले सकता है, मतलब अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट्स जाएं तो? इनका ऊपर अपना सिस्टम बना होता है वैसे डीसीजीसी। ओके सर, थैंक यू। इसके कभी आप वहाँ पर जाओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ इसका मिल जाएगा, लेकिन ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं सीट्स, कभी ज़्यादा होती हैं कभी कम होती हैं फॉरेन सर्विसेज। लेकिन ये है कि अगर साफ़ सुथरी नौकरी आप करना चाहते हो, सर दर्द टेंशन से दूर, बगैर किसी परेशानी के, तो ये सबसे अच्छी जो नौकरी है ना वो अक्सर हमारे दोस्त कहते होते हैं, वो कहते हैं कि ये अगर रिश्तेदारों के लिए करनी है नौकरी तो आप डीएमजी ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर लो। अगर आपने सर्विसेज ज्वाइन करनी है अपने दोस्तों के लिए तो आप पुलिस कर लो, और अगर आपने अपनी ज़ात के लिए करनी है तो आप फॉरेन सर्विसेज कर लो। ठीक है, बाकी इसमें फिर जो होगा वो पब्लिक लेक्चर के बच्चे इसमें आने शुरू हो गए तो फिर इंशाल्लाह इसको हम कल मजीद इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों को, जो आप क्वेश्चन वगैरह हो वो कल लिख लेना, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च कर लेना, फिर हम उसको एक दफ़ा देख लेंगे। ठीक है बच्चों? जी ठीक जी है। सर, थैंक यू। यस।